हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमिटी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि भाई क्वीन की मैजिक की वजह से आस्था के ग्रिम वॉर के अंदर के डीमन को आस्था की बॉडी का कंट्रोल मिल जाता है। एंड भाई आस्था के अंदर का डीमन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो एक तरफा इस डेमीगॉड लाड्रोस को हरा देता है। लेकिन जब वो हार जाता है तब आस्था दोबारा से होश में आ जाता है एंड वो लाड्रोस से कहता है, अरे तुम अपने आप कैसे हार गए? जिसको सुन के लाड्रोस पागल हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है कि भाई अभी इसने मेरे को ढोलक की तरह बजाया फिर भूल भी गया। लेकिन तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है। ओ क्वीन, देखो मैंने अपना वादा पूरा किया, तुमने मेरे हाथ ठीक किए, जिसके बदले मैंने इन सबको हरा के तुम्हारे फॉरेस्ट को बचा लिया। अब हमारा हिसाब बराबर। लेकिन हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट और है, क्या तुम हम सबको फिर से एक बार हील कर सकती हो? वैसे तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मानना पड़ेगा कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। एंड तभी क्वीन एक अजीब सी मैजिक स्पेल यूज करती है एंड आस्था के अलावा इन सारे लोगों को अपने ब्लड क्रॉस मैजिक से पकड़ लेती है, जिससे ये सारे लोग कुछ भी करके नहीं छूट सकते थे। ये तुम क्या करी हो क्वीन? एंड तभी अचानक से आस्था की पूरी बॉडी बहुत ही ज्यादा दर्द करने लगती है एंड अब जाके क्वीन अपनी मैजिकल पावर दिखाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी और खतरनाक होती है। मुझे पता था कि तुम्हारा एंटी मैजिक डीमन स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग ये नहीं पता था। इसीलिए आज से तुम अपनी पूरी जिंदगी के लिए मेरे नौकर बन के रहोगे। एंड क्वीन आस्था के ऊपर अपना ब्लड पपेट मैजिक यूज करती है एंड आस्था और उसके डीमन को अपना पपेट बना लेती है, जिसकी वजह से आस्था को क्वीन अब अपनी मर्जी से यूज कर पाएगी। अरे नहीं, तो ये क्वीन का स्टार्टिंग से प्लान था, आस्था के एंटी मैजिक को खुद का बनाना। मैं भले ही उस एंटी मैजिक स्वॉर्ड को यूज नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारे जरिए उस एंटी मैजिक स्वॉर्ड का यूज करूंगी। एंड आस्था बेहोश हो गया होता है एंड क्वीन के पूरे कंट्रोल में आ गया होता है। छोड़ दो उसे प्लीज। अरे नहीं, जाओ मेरे पपेट, इन सबको जान से मार डालो, और सबसे पहले उस लड़की को। एंड आस्था नोएल की तरफ अपनी स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ने लगता है। नहीं आस्था, आस्था। एंड आस्था नोएल के ऊपर अपनी स्वॉर्ड चला देता है, लेकिन आस्था की स्वॉर्ड बीच में ही रुक जाती है, क्योंकि आस्था के अंदर की विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आस्था भले ही बेहोश होता है, लेकिन फिर भी वो नोएल को हर्ट नहीं करना चाहता था। वाह, तुम्हारी विल पावर तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तुम मेरे मैजिक से बेहोश होने के बावजूद भी अपनी बॉडी को किसी तरह कंट्रोल कर पा रहे हो, लेकिन तुम्हारी विल पावर मेरे मैजिक पावर के सामने कुछ भी नहीं। एंड आस्था फिर से नोएल को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। प्लीज रुक जाओ क्वीन, इन सबको छोड़ दो। मैं कसम खाती हूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ तुम्हारी गुलाम बन के रहूंगी। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है वेनेसा। हाँ, भविष्यवाणी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी मैजिकल पावर आएगी जिससे तुम खुद किस्मत को बदल सकोगी, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी तक वो मैजिकल पावर नहीं आई, और मुझे लगता है कि वो मैजिकल पावर तुम्हारे अंदर कभी भी नहीं आएगी। लेकिन अब मेरे पास ये एंटी मैजिक पपेट है, जिसका यूज कर अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ। प्लीज रुक जाओ क्वीन, अब खत्म कर दो उस लड़की को। मेरे पपेट। एंड आस्था नोएल को अपनी स्वॉर्ड से बस खत्म करने ही वाला होता है। प्लीज रुक जाओ। एंड वेनेसा को अभी उसका पूरा पास्ट याद आने लगता है और वो सारी अच्छी मेमोरीज याद आने लगती है जो उसने ब्लैक बुल्स के साथ बिताई थी। प्लीज, मेरी फैमिली खतरे में है, अगर मेरे अंदर सच में कोई ऐसी मैजिकल पावर है तो बाहर आओ। एंड तभी वेनेसा की स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल डेस्टिनी कैट अनलॉक हो जाती है, एक ऐसी कैट जो किस्मत को बदल सकती है। एक मिनट, ये सच में वही पावर है क्या जिससे एक किस्मत को बदल सकती है? अभी पता चल जाएगा। एंड आस्था नोएल को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी वेनेसा जोर से चिल्लाती है, नहीं। एंड तभी ये डेस्टिनी कैट जाके आस्था को टच कर देती है। एंड क्वीन का मैजिक तो एकदम एक्यूरेट था एंड आस्था नोएल को खत्म कर देता, ये पक्का था। लेकिन क्योंकि वेनेसा की इस डेस्टिनी कैट ने किस्मत ही बदल दी थी, तो क्वीन का निशाना पता नहीं कैसे चूक जाता है एंड नोएल अपने उस ट्रैप से आजाद हो जाती है। ये क्या, ये कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, तुम्हारी डेस्टिनी कैट मेरे एंटी मैजिक के सामने नहीं टिक सकती। एंड आस्था इस कैट को अपने एंटी मैजिक से खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी कैट पे आस्था के एंटी मैजिक का कोई असर ही नहीं होता। एंड असल में ये डेस्टिनी कैट कभी खत्म हो ही नहीं सकती और ना तो कोई कभी इसको पकड़ सकता है। ये कैसे हो सकता है? जाओ मेरे पपेट, इस दूसरे लड़के को मार डालो। एंड आस्था फिनरल की तरफ दौड़ता है एंड आस्था इसको बस खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वेनेसा फिर से जोर से चिल्लाती है, नहीं। एंड इसकी डेस्टिनी कैट फिर से आस्था को टच कर देती है एंड फिनरल तो खत्म नहीं होता, लेकिन अपने आप आस्था की स्वॉर्ड आस्था से टच हो जाती है एंड क्वीन का पपेट मैजिक आस्था के ऊपर से खत्म हो जाता है। यकीन नहीं होता, ये तो सच में वो डेस्टिनी कैट है जो इसके मालिक के हिसाब से किस्मत को बदल सकती है। बहुत अच्छे वेनेसा,
तुमने फाइनली इस मैजिक को अनलॉक कर दिया, अब इस मैजिक को मुझे दे दो। एंड क्वीन अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के साथ वेनेसा की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार इसकी कैट क्वीन को टच कर देती है। एंड भाई क्वीन का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक क्वीन को ही लग जाता है। मतलब तुम समझ पा रहे हो वेनेसा की डेस्टिनी कैट कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड हम देखते हैं क्वीन वेनेसा के सामने अपने घुटनों पर आ जाती है एंड इसका ब्लड मैजिक पूरी तरह से खत्म हो जाता है एंड ये सारे के सारे लोग आजाद हो जाते हैं। ये नहीं हो सकता, मुझे तो इस दुनिया की कोई भी मैजिकल पावर नहीं हरा सकती। तो ये है वो डेस्टिनी कैट जो तुम चाहती थी कि मैं अनलॉक करूं क्वीन। तुम जानना चाहती हो क्वीन कि मैं तुम्हारे साथ 17 सालों तक थी, लेकिन फिर भी मैं इसको अनलॉक क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि इसको अनलॉक करने के लिए मुझे एक फैमिली की जरूरत थी जो तुम मेरी कभी भी नहीं बन पाई। एंड तभी क्वीन की आंखें खुल जाती हैं। वो समझ जाती है कि उसने अपनी खुद की बेटी के साथ कितना गलत किया होता है। उसने 17 सालों तक वेनेसा को एक केज में बंद करके रखा था एंड अगर वो वेनेसा को खुश रखती तो शायद वेनेसा बहुत पहले इस पावर को अनलॉक कर देती एंड वो क्वीन को कभी भी छोड़ के ना जाती। एंड फिर क्वीन बस खड़ी होती है एंड अपनी एक नई मैजिकल स्पेल का यूज करती है एंड इन सब के साथ पूरे के पूरे क्वीन विचेस फॉरेस्ट की सारी विचेस को एक बार में हील कर देती है एंड फिर वहाँ से जाने लगती है। क्योंकि असल में क्वीन को एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। नोएल खुशी के मारे आके वेनेसा को गले लगा लेती है एंड आस्था भाई तो फुल हील होने के बाद एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं एंड ये सारे के सारे लोग बहुत खुश होते हैं। नोएल मेरी बॉडी तो देखो, हट कर दे। उसके बाद ये सारे के सारे लोग क्वीन के पैलेस जाते हैं। क्वीन वो आई ऑफ द डार्क सन वाले यहाँ पर क्यों आए थे? इस मैजिक स्टोन के लिए। लो ये मेरे किसी भी काम का नहीं। एंड क्वीन ये मैजिक स्टोन आस्था को दे देती है। क्वीन क्या तुम आई ऑफ द डार्क सन वालों के बारे में कुछ जानती हो? और ये मैजिक स्टोन क्या चीज है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये मैजिक स्टोन एल्फ ट्राइब की थी जो बहुत सालों पहले इस क्लोवर किंगडम में रहा करते थे एंड वो सारे के सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और कुछ तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। बाप रे, ये क्वीन कितने साल की है? लेकिन जब इंसानों और एल्व्स में लड़ाई हुई तब एल्व्स के लीडर लाइट ने एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर को अंडरवर्ल्ड से समन किया था जिसको द फर्स्ट विज़र्ड किंग ने हराया था। और हाँ आस्था, वो जो ग्रिम वॉर तुम्हारे पास है वो असलियत में उस एल्व्स के लीडर लाइट की थी। क्या? इसका मतलब मैंने जो भी कहानियां सुनी थी वो सच थी एंड असल में आस्था के पास ये जो ग्रिम वॉर थी ये असलियत में लाइट की थी। एंड फिनरल इस सारी इंफॉर्मेशन को नोट करने लगता है लेकिन आस्था के दिमाग के सब ऊपर से जा रहा होता है एंड फिर ये सारे के सारे लोग क्वीन के पैलेस से चले जाते हैं। मार्स तुम सच में बिना फाना के वापस जा रहे हो? हाँ आस्था, इस क्वीन के पॉइजन को मैं किंग को दे दूंगा और उसे बताऊंगा कि यही वो अमृत है जो उसे चाहिए और फिर मैं डायमंड किंगडम को एक पीसफुल और एक अच्छा नेशन बनाऊंगा और तब मैं फाना को अपने साथ लेके वापस डायमंड किंगडम जाऊंगा। तब तक हम फाना का अच्छे से ख्याल रखेंगे मार्स, तुम चिंता मत करो। एंड तभी मार्स और फाना एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। मुझे भी चाहिए फिनरल भाई। मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी मार्स की अब मदद करूंगा। आस्था तुम आज से मेरे दोस्त हो, तुम्हें कभी भी मेरी मदद चाहिए हो तो बस मुझे याद करना। और तुम भी मार्स। एंड इधर हम क्वीन और वेनेसा को देखते हैं जो साथ में खड़े होते हैं लेकिन कुछ भी बात नहीं करते। लेकिन जब वेनेसा वहाँ से जाने लगती है तब क्वीन उससे कहती है, वेनेसा तुम अब फ्री हो, लेकिन हाँ ये मत भूलना कि तुम कभी भी वापस आ सकती हो क्योंकि ये तुम्हारा ही घर है। एंड वेनेसा अपनी आंखों में आंसू भर के वहाँ से चली जाती है एंड फिर ये सब के सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं एंड ये चारों वापस से अपने बेस पे लौट आते हैं। कैप्टन यामी मैं ठीक हो गया और मैं एक मैजिक स्टोन भी लाया हूँ। हाँ, इतनी खुशी की बात में कम से कम मेरे लिए कुछ पीने के लिए तो लाते। एंड आस्था तुरंत ही कैप्टन यामी के लिए खंबे खरीदने के लिए निकल जाता है। एंड खंबे का मतलब तुम लोग शायद जानते होगे, वैसे नहीं जानना चाहिए तुम लोगों को। एंड वेनेसा जब कैप्टन यामी को देखती है तो उसे वही पल याद आता है जब कैप्टन यामी ने वेनेसा को फ्री किया था। यामी सर थैंक यू। किस लिए? एंड तभी अचानक से आस्था ढेर सारे खंभों के साथ वापस आ जाता है। अबे रॉकेट वॉकेट है क्या तू? एंड तभी इनकी पूरी की पूरी ब्लैक बुल स्क्वाड भी वापस आ जाती है। एंड हम गॉच और गोल्डन को देखते हैं जिन्होंने लाइब्रेरी में इतना पढ़ाई किया होता है कि इनको चश्मा लग गया होता है। चार्मी और ग्रे भी वापस आ जाते हैं एंड चार्मी ने उस जंगल में कुछ अजीब सा पॉइजन मशरूम खा लिया होता है जिसकी वजह से इसके ऊपर मशरूम निकल आते हैं। हाँ, चार्मी सेनपाई डॉक्टर के पास चलो जल्दी। एंड हम लक और मैग्मा को भी देखते हैं जो आज 1000 से भी ज्यादा डायमंड किंगडम के सोल्जर से आस्था के लिए लड़के आए होते हैं। एंड इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। माफ करना आस्था, लेकिन हम लोगों को तुम्हारे हाथों का इलाज नहीं मिला। अरे उसकी जरूरत नहीं है, आप लोग देखो तो मेरे हाथ अब ठीक हो गए। जिसको सुन के ये सारे के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। एंड ये लोग जब भी खुश होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? फुल पार्टी। एंड आस्था और ये सारे लोग फुल पार्टी करने लगते हैं एंड खूब मजे करते हैं। एंड अगले दिन से आस्था फिर से अपने कामों में लग जाता है, जैसे कपड़े धोना, यामी सर के पेट्स को खाना खिलाना जो आज भी खाने को नहीं आस्था को खाना चाहते थे, एंड सफाई करना।
जब मैं हगने आता हूँ तभी तुम बाथरूम की सफाई क्यों करने आते हो बे? सॉरी यामी सर। एंड फिर इधर हम इन तीनों को देखते हैं। तुम लोगों को शायद पता चल गया होगा, लेकिन आज तक के हाथ अब ठीक हो गए। हाँ मुझे पता चला, अब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो नींद तक नहीं आ रही थी, मतलब नींद आ रही थी, बहुत नींद आ रही थी। मुझे तो पहले से ही पता था कि उसको कुछ नहीं होगा। वो इतनी आसानी से मुझे विज़र्ड किंग नहीं बनने देगा। हाँ मुझे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे आस्था कुछ जो हो। लेकिन क्लॉस सर, मैंने तो देखा था कि आप रोज रात को आस्था के लिए पूजा करते थे। क्या बोल रही हो? कुछ भी मत बको मिमोसा, ये झूठ है। इसके बाद हम देखते हैं यामी सर आके विज़र्ड किंग को वो मैजिक स्टोन दे देते हैं जो आस्था क्वीन के पास से लेके आया था। यामी, हमें पता चला है कि आई ऑफ द डार्क सन वाले हम पर फिर से जल्द ही अटैक करने वाले हैं। करने दो ने जूलियस, हम तैयार हैं। इसके बाद हम देखते हैं इन लोगों के दिन बहुत ही नॉर्मल और पीसफुल बीतने लगते हैं। यार मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ। हाँ मैं भी मैग्मा सेनपाई, पता नहीं मुझे कब कोई मिशन मिलेगा। लेकिन तब भी यामी सर इन लोगों के पास अजीब से कपड़े पहन के आ जाते हैं। ओए गधो, तैयार हो जाओ, आज है स्टार फेस्टिवल। हाँ यामी सर, फेस्टिवल क्या होता है? मैं तुम्हें बताता हूँ आस्था, फेस्टिवल मतलब फेस्टिवल। आपने तो कुछ भी नहीं बताया। फिर फिनरल और नोएल आस्था को स्टार फेस्टिवल के बारे में बताते हैं। एंड स्टार फेस्टिवल एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है जो क्लोवर किंगडम में साल में एक बार होता है, जिसमें विज़र्ड किंग सारे के सारे मैजिक नाइट स्क्वाड्स को उनकी नई रैंक्स बताते हैं। ओह, हमारी स्क्वाड कौन से रैंक पे आई थी पिछले साल? एंड असल में ब्लैक बुल स्क्वाड हमेशा स्टार्टिंग से लास्ट पे ही आई है। एंड इसीलिए सबके सब ब्लैक बुल स्क्वाड की हमेशा बुराई करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग शाम को स्टार फेस्टिवल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और कमाल होता है। एंड दुनिया भर के लोग उस फेस्टिवल में आए होते हैं। ओह, मैं जा रही हूँ ढेर सारा खाने, और मैं जा रही हूँ ढेर सारा पीने। ओह, मैं किससे लड़ाई करूं? एंड आखिरी में साथ में सिर्फ नोएल और आस्था ही बचते हैं। हाँ, तुम्हारे साथ कोई है नहीं तो मैं ही तुम्हारे साथ घूम लेती हूँ आस्था। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं वहाँ पर कहोना और ब्लू आगे होते हैं। और तुम लोगों को शायद ये याद होंगे, और तुम लोगों को ये भी याद होगा कि वेटो ने कहोना का गला खराब कर दिया था और ब्लू का एक पैर काट दिया था। एंड कहोना का सपना था एक सिंगर बनने का और ब्लू का सपना था एक डांसर बनने का। लेकिन वेटो की वजह से इन लोगों का सपना अब कभी भी पूरा नहीं हो सकता था। अरे तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? एंड असल में इन लोगों को फिनरल यहाँ पर आस्था के कहने पर अपने मैजिक से लेके आया होता है। यकीन नहीं होता, मैंने इतने सारे लोगों को एक साथ कभी भी नहीं देखा। एंड तभी हम देखते हैं कहोना एक आदमी को देखती है जो कि गाना गा रहा होता है, लेकिन इस बेचारी की तो आवाज ही चली गई होती है, जिसकी वजह से अब ये खुद गाना कभी भी नहीं गा सकती। एंड इसीलिए ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अरे हाँ, याद आया। एंड तभी आस्था क्वीन ऑफ विचेस की एक हीलिंग पोशन खोलता है जो इन दोनों को एकदम ठीक कर देती है। ब्लू का पैर वापस से ठीक हो जाता है एंड कहोना की आवाज फिर से वापस आ जाती है। एंड कहोना को यकीन नहीं होता कि उसकी आवाज वापस आ गई। एंड ये दोनों के दोनों खुशी के मारे रोने लगते हैं। एंड भाई जो कहो, हमारे आस्था भाई है बहुत अच्छे। एंड तभी कहोना गाना गाना शुरू कर देती है एंड सारे के सारे लोग इसको घेर लेते हैं एंड इसकी तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग साथ में घूमने लगते हैं। एंड आज कहोना का प्लान होता है कि वो कुछ भी करके आस्था और नोएल को मिलाएगी, मतलब समझ रहे हो ना। एंड कहोना जानबूझ के आस्था से चिपक चिपक के चलने लगती है ताकि नोएल को जलन हो और वो आस्था को बता दे कि वो आस्था को पसंद करती है। लेकिन नोएल तो उल्टा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एंड कहोना क्योंकि उसकी दोस्त को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अब वो आगे ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए कहोना का ये प्लान तो फेल हो जाता है। उसके बाद कहोना आस्था और नोएल को एक हॉन्टेड हाउस में भेजती है, क्योंकि इसे लगा था कि जैसे इन लोगों के सामने भूत आएंगे ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। लेकिन जैसे इन दोनों के सामने भूत आते हैं, ये दोनों के दोनों पागल हो जाते हैं। नोएल तो पूरा का पूरा हॉन्टेड हाउस ही तबाह करने लगती है एंड ये भूत किसी तरह आस्था से अपनी जान बचा के भागता है। एंड कहोना का ये वाला प्लान भी फेल हो जाता है। एंड फिर ये चारों ऐसे ही घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी इन्हें एक बच्ची दिखती है जो इस फेस्टिवल में खो गई थी और जोर जोर से रो रही होती है। लेकिन क्योंकि ये बेचारी बच्ची एक कॉमनर थी और गरीब थी, इसीलिए इसकी मदद करने कोई भी नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी नोएल इस बच्ची के पास आती है और इसको चुप कराने लगती है। आस्था करतब करने लगता है, कहोना गाना गाने लगती है एंड ब्लू डांस करने लगता है, जिससे ना तो सिर्फ ये बच्ची चुप हो जाती है और इन लोगों को देखने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ भी हो जाती है, जिसकी वजह से इस बच्ची को इसकी मम्मी वापस से मिल जाती है। एंड इसकी मम्मी इन सबको थैंक यू बोलती है। लेकिन तभी इसकी मम्मी को नोएल का बैज दिखता है। अरे आप तो रॉयल सिल्वर फैमिली की मेंबर नोएल सिल्वा है, जिसको सुन के ये सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर इतनी ज्यादा बड़े रॉयल फैमिली की मेंबर इस कॉमनर की मदद क्यों कर रही है। जिस पे नोएल इन सबसे कहती है, ध्यान से सुनो तुम लोग, भले ही हम रॉयल्स और अमीर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कॉमनर्स को अपने से नीचे देखें। हमारी तरह कॉमनर्स भी एक इंसान है जिनके पास हमारी तरह जीने का और
मजे करने का हक है। जिसको सुन के ये सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं एंड ये बच्ची तो भाई नोएल की फैन हो जाती है एंड कहो ना सही मौके का फायदा उठा के आस्था से पूछती है, आस्था तुम्हें नोएल कैसी लगती है? जिस पे आस्था बोलता है, हाँ नोएल मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिस पे नोएल शर्म के मारे लाल हो जाती है एंड आस्था को हवा में उड़ा देती है। ये क्या बोल रहे हो तुम गधे? एंड मैग्मा आस्था के ऊपर ही पटाखा फोड़ देता है। हाँ, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ये दोनों के दोनों एक नंबर के बुद्धू हैं। एंड हमारे आस्था भाई कहीं एकदम दूर जाके गिरते हैं एंड जब आस्था उठता है तो देखता है यामी सर और उसके राइवल कैप्टन जैक की लड़ाई हो रही होती है। लेकिन वो असली वाली लड़ाई नहीं, इन दोनों के बीच कंपटीशन हो रहा होता है कि कौन ज्यादा खाना बेचेगा। एंड यामी सर की मदद आस्था करने लगता है और कैप्टन जैक की सक्के। ये मैं कहाँ फंस गया? क्या बोला तुमने? आओ आओ मीट खाओ। यहाँ आइए आप सब और यामी सर की टेस्टी टेस्टी स्क्विड्स खाइए। ओए आस्था जल्दी किसी कस्टमर को बुलाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड असल में आस्था और यूनो की तरह कैप्टन जैक और यामी सर एक दूसरे के राइवल्स होते हैं जो हमेशा लड़ते रहते हैं। तुम्हारा सड़ा हुआ मीट कौन खाएगा जैक? खे तुम्हारे स्क्विड को जो खाएगा वो तो सीधे भगवान के पास जाएगा यामी। ज्यादा बोलो मत वरना तुम्हें ही भगवान के पास भेज दूंगा मैं। खे आओ फिर देख ही लेते हैं कौन किसको भगवान के पास भेजेगा बुड्ढे। एंड भाई ये दोनों के दोनों असलियत में लड़ने के लिए आ जाते हैं एंड यामी सर तो कैप्टन जैक के ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक डायमेंशन स्लैश यूज करने वाले होते हैं। लेकिन वो तो सही टाइम पर विज़र्ड किंग आ जाते हैं जो इन दोनों को रोक देते हैं, फिर इन दोनों को डांटते हैं एंड फिर मार्क्स विज़र्ड किंग को डांटता है क्योंकि सेरेमनी स्टार्ट करने का टाइम आ गया था। एंड फिर ये सारे के सारे लोग वापस से फेस्टिवल में लौट जाते हैं। यार तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, भाड़ में जाओ। एंड यामी सर आस्था को उड़ाकर फेंक देते हैं एंड अब जब आस्था दूर जाकर गिरता है तो वो देखता है बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है एंड असल में इतनी ज्यादा भीड़ सिर्फ कैप्टन शार्लेट को देखने के लिए लगी होती है जो कि आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। एंड कैप्टन शार्लेट तो तुम लोगों को याद ही होंगी भाई, जो हमारे यामी सर के पीछे एकदम पागल है, लेकिन ये भी बिल्कुल नोएल की तरफ बहुत ज्यादा शर्मीली होती है। तुम सारे के सारे ठरकी आदमियों भागो यहाँ से वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। सुना नहीं क्या तुम लोगों ने? चुपचाप भागो यहाँ से, मेरी दीदी को कोई भी आदमी नहीं देख सकता। ओ पता नहीं यामी कहाँ पर होगा, कहीं वो मुझे मेरी इस ड्रेस में ना देख ले। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन यामी आ जाते हैं जो शार्लेट को देखकर हंसने लगते हैं। तुम पे ये कपड़ा सूट नहीं कर रहा शार्लेट, तुम तो सर्कस की डांसर लग रही हो। अपने काम से मतलब रखो गंदे आदमी। ए ब्लैक बुल्स के कैप्टन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी से ऐसे बात करने की? ये यामी हमेशा ऐसे क्यों करता है? आखिर यही क्यों था जिससे मैंने प्यार कर लिया? एंड फिर हम कैप्टन शार्लेट के पास्ट को देखते हैं। असल में शार्लेट को एक श्राप मिला होता है कि अगर शार्लेट को अपने 18th बर्थडे तक किसी भी आदमी से प्यार नहीं हुआ तो शार्लेट की पावर अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, जिससे शार्लेट ना तो सिर्फ पूरे के पूरे शहर को तबाह कर देगी बल्कि वो खुद भी मारी जाएगी। बहुत सारे लड़के शार्लेट से शादी करना चाहते थे एंड इसको प्रपोज करते थे, लेकिन शार्लेट को इससे कमजोर लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। एंड शार्लेट या तो सारे लड़कों को भगा देती थी या फिर ये लड़के खुद ही इसके पास डर के मारे नहीं आते थे। एंड फिर दिन आ जाता है कैप्टन शार्लेट के 18th बर्थडे का एंड क्योंकि शार्लेट को किसी भी आदमी से प्यार नहीं हुआ था तो उसका कर्स एक्टिवेट हो जाता है एंड शार्लेट की मैजिकल पावर अनकंट्रोलेबल हो जाती है एंड उसकी वाइन्स पूरे शहर में फैलने लगती है। एंड शार्लेट कुछ भी करके अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी एंड शार्लेट गिव अप कर देती है। वो सोचने लगती है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती और अब उसका मरना पक्का है, क्योंकि इन वाइन्स के रहते अब उसके पास तक कोई आ ही नहीं सकता उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन तभी शार्लेट को किसी की आवाज आती है जो शार्लेट की वाइन्स को काटते काटते उसके पास आ रहा होता है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारे कैप्टन यामी होते हैं। एंड शार्लेट को यकीन नहीं होता कि आखिर ये मेरी वाइन्स को कैसे काट सकता है। ओए शार्लेट, ये क्या कर रही हो तुमने मेरी चाय क्यों गिरा दी? यामी सुके हीरो, ये यहाँ क्यों आया है? ये मेरी मदद करने तो पक्का नहीं आया है। देखो शार्लेट, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हें किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा यकीन करो हर किसी की जिंदगी में एक टाइम ऐसा आता है जब उसे किसी न किसी की हेल्प की जरूरत होती है। तो शर्माओ मत और बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। एंड उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे कैप्टन शार्लेट को हमारे यामी सर से प्यार हो जाता है एंड शार्लेट का कर्ज उसी समय खत्म हो जाता है। अरे वाह, शायद तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे चाय के पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें। आखिर मैं क्या करूँ, मैं इस आदमी से अपने प्यार को खत्म भी नहीं कर सकती। लेकिन तभी वहाँ पर वेनेसा आ जाती है एंड वेनेसा को कैप्टन शार्लेट बिल्कुल पसंद नहीं होती, क्योंकि ये जानती है कि शार्लेट कैप्टन यामी से प्यार करती है। एंड क्योंकि शार्लेट आज बहुत सुंदर लग रही होती है इसलिए वेनेसा को बहुत गुस्सा लगती है एंड वो शार्लेट से कहती है, तुम
मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, मेरी दीदी कभी भी किसी चैलेंज में नहीं हारती। कैप्टन यामी, आपको वो लड़कियाँ पसंद है ना जो पीती हैं? हाँ शायद। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ ये देखने के लिए कि कौन बिना टल्ली हुए ज्यादा ग्लास पीता है। बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी सेरेमनी स्टार्ट होने आ जाइए दीदी, ग्लास तैयार है। ये मुझे मरवा के मानेगी। लेकिन असल में शार्लेट भी अंदर से इस कंपटीशन को जीतना चाहती थी, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि यामी सर को पीने वाली लड़कियां पसंद है। और ये दोनों की दोनों अपना कंपटीशन स्टार्ट कर देती है। एंड क्योंकि वेनेसा सुबह से ही पी रही होती है तो ये एक ही ग्लास में बेहोश हो जाती है। एंड शार्लेट तो भाई एक ही ग्लास में टुन। एंड तभी हम देखते हैं सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। अरे नहीं, मैं तो लेट हो गया। एंड इधर हम देखते हैं स्टेज पर आ जाते हैं विज़र्ड किंग, जिनको देख के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। एंड उस स्टेज पे सारे मैजिक नाइट स्क्वाड्स के कैप्टन भी आ जाते हैं, सिवाय कैप्टन यामी और कैप्टन शार्लेट के। क्लोवर किंगडम के वासियों, आप सबका स्वागत है स्टार फेस्टिवल सेरेमनी में। ओह, विज़र्ड किंग तो कमाल है। तो अब टाइम आ चुका है मैजिक नाइट स्क्वाड्स की रैंक्स को अनाउंस करने का। मुझे तो पहले से ही पता है, नंबर 1 पे तो गोल्डन डॉन ही होगी। तो नंबर 1 प्लेस पे जो मैजिक नाइट स्क्वाड है वो है कैप्टन विलियम्स की गोल्डन डॉन। गोल्डन डॉन हर साल की तरह इस साल भी नंबर 1 पर आई है, लेकिन इस साल एक नया गोल्डन डॉन का लड़का बेस्ट मैजिक नाइट बना है, जिसका नाम है यूनो। वो ये कितना हैंडसम है, ओ मेरा प्रिंस। एंड फिर इधर हम लांग्रिस और एल्काडोर को देखते हैं, जिन्हें यूनो से बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। एंड अपने भाई को स्टेज पे देख के आस्था बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एंड नंबर 2 पे जो मैजिक नाइट स्क्वाड है वो है, क्या लगता है नंबर 2 पे कौन सा स्क्वाड होगा? पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि ब्लैक बुल्स तो लास्ट पे ही होगी। ओह, तुम तो ब्लैक बुल्स के हो, तुम तो लास्ट ही आओगे। हमें इस सेरेमनी से क्या लेना देना, हम तो लास्ट ही आएंगे। तो नंबर 2 पे जो मैजिक नाइट स्क्वाड है वो है ब्लैक बुल्स। एंड ये सारे के सारे लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं कि भाई ब्लैक बुल्स कहाँ से नंबर 2 पर आ गई, ये क्या हो गया बे, ये हम जीत गए। लेकिन तभी हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग कहने लगते हैं कि जरूर से ब्लैक बुल्स वालों ने चीटिंग की होगी, वरना ये लोग नंबर 2 पे कैसे आ सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रेबेका, कहोना और ब्लू सबको बताने लगते हैं कि ब्लैक बुल्स ने उनकी कितनी मदद की है। मेरा यकीन करिए आप सब, ब्लैक बुल्स को डिजर्व करती है नंबर 2 पर रहना। इस साल की ब्लैक बुल्स की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा कमाल की थी, लेकिन पता नहीं क्यों अभी कोई ब्लैक बुल्स का मेंबर यहाँ स्टेज पे ऊपर क्यों नहीं है। ओए, जल्दी से कोई ब्लैक बुल्स का मेंबर ऊपर स्टेज पे आओ। ओए, तुम लोग तो ब्लैक बुल्स के हो भाई, तुम लोग वहाँ ऊपर नहीं जाना चाहते? हाँ, कहाँ पर है वो गधा? नहीं दोस्त, हम लोग वहाँ ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ स्टेज के ऊपर जाना एक दूसरा लड़का डिजर्व करता है। एंड तभी यामी सर आस्था को उसकी रोब पहनाते हैं एंड कहते हैं जाओ आस्था। एंड यामी सर आस्था को सीधे उड़ा के स्टेज की तरफ फेंक देते हैं। एंड आस्था सीधा उड़ता हुआ इतने सारे लोग, इन सारे कैप्टन्स और विज़र्ड किंग के सामने अपनी स्वॉर्ड के साथ स्टेज पे लैंड करता है। एंड भाई आस्था एक बहुत ही ज्यादा धांसू एंट्री मारता है। एंड आस्था के सामने खड़ा होता है उसका भाई, उसका राइवल यूनो। मेरे प्यारे क्लोवर के वासियों, ये दोनों हैं इस साल के बेस्ट मैजिक नाइट्स, आस्था और यूनो। एंड ये सारे के सारे लोग इन लोगों की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन तभी सेक के चिल्ला के सबको बोलने लगता है ये दोनों के दोनों तो कॉमनर्स हैं और उस आस्था के पास तो मैजिक ही नहीं है। एंड ये सारे के सारे लोग फिर आस्था और यूनो के बारे में गंदी बातें करने लगते हैं। इन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि ये दोनों कॉमनर्स आखिर कैसे बेस्ट मैजिक नाइट्स बन सकते हैं। ये दोनों तो कॉमनर्स हैं। विज़र्ड किंग ने जरूर से गलत डिसीजन लिया है। उस दूसरे वाले को तो देखो, उसके पास तो मैजिक ही नहीं है। इन दोनों को तो मैजिक नाइट होना ही नहीं चाहिए था। हटाओ इन दोनों को, हटाओ। लेकिन तभी यूनो बोलता है बेल फुल पावर। एंड तभी यूनो अपनी मैजिकल पावर अनलीश करता है, जो कि किसी कैप्टन से कम नहीं होती और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इन सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता कि एक कॉमनर के पास कैसे इतनी ज्यादा मैजिकल पावर है। एंड यूनो की मैजिकल पावर को देख के ये सारे के सारे कैप्टन्स भी शॉक्ड रह जाते हैं। आस्था, दिखा दो इन सबको। एंड यूनो आस्था के ऊपर एक इतना स्ट्रॉन्ग मैजिकल अटैक यूज करता है जिसको विज़र्ड किंग और कैप्टन्स के अलावा कोई रोक ही नहीं सकता था। एक ऐसा अटैक जो पूरी की पूरी एक आर्मी को तबाह कर सकता था। लेकिन तभी आस्था अपनी स्वॉर्ड निकालता है एंड एक बार में यूनो के मैजिकल अटैक को रोक देता है। एंड ये सारे के सारे लोग समझ जाते हैं कि नहीं भाई, ये दोनों सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड ये दोनों डिजर्व करते हैं द बेस्ट मैजिक नाइट कहलाना। क्लोवर किंगडम के वासियों, ये दोनों भले ही कॉमनर्स हैं, लेकिन इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने हैं। आस्था और यूनो हमारे क्लोवर किंगडम की शान है। एंड ये सारे के सारे लोग
आस्था और यूनो के फैन हो जाते हैं एंड जोर जोर से आस्था और यूनो को चीयर करने लगते हैं। एंड आस्था और यूनो बस खड़े होके इतने सारे लोगों को देख रहे होते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि भाई साहब ये दोनों के दोनों अपनी जर्नी में कितना आगे आ चुके हैं। एंड यहाँ पर हमारा पार्ट 15 खत्म हो जाता है। ये रहे मेरे कुछ प्यारे प्यारे चैनल मेंबर्स एंड अगर तुमको भी ऐसे ही शाउट आउट चाहिए तो प्लीज मेरी मेंबरशिप खरीद लो। मतलब जरूरत नहीं है लेकिन खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। एंड अब नेक्स्ट पार्ट में तब लाऊंगा। एक मिनट भाई, अब मेरे को भाई थोड़े दिनों का रेस्ट चाहिए, इसलिए सॉरी गाइस, लेकिन मैं तुम लोगों को बहुत बड़ा टारगेट देने वाला हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ भाई, तुम्हारे एनिमिटी भाई को भी थोड़े आराम की जरूरत है। ठीक है, तो इस वीडियो का टारगेट है 10,000 कमेंट्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।